Hello guys, welcome again to this discussion on class 10th and chapter number 6 of geography. So the chapter name is manufacturing industries. So this is part number 3 only for you. So पार्ट नंबर 2 में हमने किया था एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज पूरा, और उसके पहले हमने थोड़ा सा हम बात करें तो एक तरह से इंट्रोडक्शन किया था इस चैप्टर का। तो दो पार्ट हो चुके हैं। तीसरे पार्ट में हो सकता है कि पूरा भी हो जाए और हो सकता है थोड़ा सा रह भी जाए। ठीक है, तो दोनों ही बातें हैं क्योंकि बड़ा चैप्टर है, इसके बाद वाला भी बड़ा चैप्टर है, ऐसा नहीं छोटा चैप्टर है। तो इसीलिए हो सकता है कि एक और आ जाए और हो सकता है कि इसी में हो जाए। तो कोशिश करेंगे कि 25-30 मिनट जो भी लगे इस चैप्टर में इसी पार्ट में कंप्लीट हो जाए, दूसरा पार्ट बनाना ना पड़े, क्योंकि थोड़ा अच्छा नहीं लगता कि पार्ट 1 2 3 4 एक ही चैप्टर को भी 10th में ही, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। इसलिए अगर ये यही बात 11th में होती तो 4 पार्ट भी हो सकते थे, 5 भी हो सकते थे, तो उतना अकॉर्ड नहीं लगता, बट इसमें लग सकता है। सो शुरू करते हैं चैप्टर, मतलब पार्ट 3। चैप्टर तो बहुत पहले शुरू हो गया, पार्ट 3 अब शुरू करते हैं। सो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हम पढ़ चुके हैं। सो दिस इज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। सो इंडस्ट्रीज दैट यूज मिनरल्स एंड मेटल्स एज रॉ मटेरियल कॉल्ड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। सो वो इंडस्ट्रीज हम पहले ही जब हमने क्लासिफिकेशन किया था इंडस्ट्रीज का, तभी हमने देख लिया था कि जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं वो क्या होती हैं, जो मेटल्स या मिनरल्स में से क्या करें, एज अ रॉ मटेरियल यूज करें। किसको? मेटल और मिनरल को, इन दोनों को क्या करें, एज अ रॉ मटेरियल यूज करें, उसको हम कहते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। जिसमें आती है हमारी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, और हमारी आती है एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। ठीक है, सो इसके बारे में हमें पढ़ना है। सो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में अगर हम जानना चाहें तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है। अगर हर किसी की बात करें, हम सब इससे नीचे ही आएंगे। क्यों? क्योंकि जितने भी मशीन्स हैं, जैसे हम बात करें जूट को टेक्सटाइल बनाने में, फैब्रिक बनाने में, ठीक है, कौन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? आयरन स्टील इंडस्ट्री। कैसे? क्योंकि जो मशीन्स हैं वो सारी प्रोड्यूस कैसे होती है? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के थ्रू। तो जितनी भी इंडस्ट्रीज है वो डिपेंडेंट है किस पे? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पे। So the iron and steel industries are the basic industry since all the other activity heavy, medium, light depend on it for their machinery. So जितनी भी मशीनरी है, जितनी भी दूसरी फैक्ट्रीज में मशीनरी यूज होती है, वो सारी कहाँ प्रोड्यूस होती है? इस इंडस्ट्री में। किसमें? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में। ठीक है, तो स्टील इज नीडेड टू मैन्युफैक्चर अ वैरायटी ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, डिफेंस, मेडिकल, टेलीफोनिक, साइंटिफिक इक्विपमेंट एंड अ वैरायटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स। तो सबको पता है कि स्टील चाहिए होता है। किसी आप अपने घर में भी देखोगे तो बहुत जगह स्टील लगा हुआ है। ठीक है, आप अपनी जो बरामदा होता है उसमें रेलिंग होती है, रेलिंग में भी क्या होता है? स्टील लगी होती है। आपके घर में इतनी सारी चीज़ें स्टील की होती हैं। हम बात करें मेडिकल इक्विपमेंट, इतने सारे स्टील के होते हैं। ठीक है, हम बात करें डिफेंस मटेरियल, आप ले लो एरोप्लेन, शिप्स वगैरह वगैरह, सब में स्टील यूज होता है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल में स्टील यूज होता है। तो स्टील क्या है? इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है अगर हम बात करें एज अ कंट्री की, अगर हम बात करें पूरी। सो प्रोडक्शन और कंजम्पशन स्टील का, ये हम बात करें तो कंट्री का डेवलपमेंट भी बताता है। जितना ज़्यादा प्रोडक्शन और कंजम्पशन होगा किसका? स्टील का, इसका मतलब है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम स्टील ही यूज नहीं करेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? इन द सेंस ऐसा नहीं कि स्टील यूज जो भी करता है वो डेवलप्ड कंट्री है, ऐसा नहीं है, लेकिन अच्छे तरीके से। ठीक है, तो स्टील को हम बोल सकते हैं एक पैरामीटर मान सकते हैं किसके लिए? कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। आयरन एंड स्टील इज अ हैवी इंडस्ट्री। वो क्या है? एक हैवी इंडस्ट्री है, बिकॉज ऑल द रॉ मटेरियल्स आर एज वेल एज फिनिश गुड्स आर हैवी एंड बल्की एंटेलिंग हैवी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ठीक है, सो ये एक हैवी इंडस्ट्री है, और जितने भी इसके रॉ मटेरियल होते हैं या फिनिश गुड होता है वो क्या होता है? हैवी होते हैं और बल्कि होते हैं, इसलिए जो इनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, iron ore, cooking coal and limestone are required in the ratio of approximately 4:2:1. So iron ore 4:2:1 में हमें चाहिए होता है ये स्टील बनाने के लिए। So most of the public sector undertaking market there is steel through Steel Authority of India Limited, सेल। तो सेल क्या है? एक ऐसी हम बात करें पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो कि क्या करती है? जितनी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होती है, देखो सेल क्या है? एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ये भी क्या है? पीएसयू है। और जितने भी पीएसयू हैं और भी अदर, जैसे हम बात करें रेलवे हुआ करती थी अब, लेकिन नहीं है, प्राइवेट हो गई है, अब थोड़े हो जाएगी या नहीं हुई है, जो भी है। तो जैसे रेलवे हम एग्जांपल मान लेते हैं, ठीक है, तो रेलवे जितना भी स्टील लेगी वो किससे लेगी? सेल से। क्यों? क्योंकि एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। ठीक है, तो जितनी भी हम बात करें बड़ी बड़ी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है वो किसके थ्रू होता है? सेल के थ्रू।
नेक्स्ट, छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन हैज अ मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ आयरन इन स्टील इंडस्ट्रीज। सो छोटा नागपुर प्लेट्यू क्या है, हमें सबको पता है क्या है, मिनरल हार्टलैंड ऑफ द वर्ल्ड, बहुत बार मैं मेंशन भी कर चुका हूँ शायद इस चैप्टर में। छोटा नागपुर प्लेट्यू क्या है, हम बात करें तो मिनरल हार्टलैंड ऑफ द वर्ल्ड। इट इज़ लार्जली, ये ऐसा इसलिए क्योंकि जो एडवांटेज है उस रीजन में वो किसको मदद करता है, स्टील को, मतलब हम बात करें तो ऐसी इंडस्ट्रीज को, हैवी इंडस्ट्रीज को। सो इट इज़ लार्जली बिकॉज ऑफ द रिलेटिव एडवांटेजेस दिस रीजन हैज़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस इंडस्ट्री। ठीक है, तो उधर एडवांटेज है, किस तरह का एडवांटेज है वहाँ पे क्या मिल जाता है, लो कॉस्ट पे आयरन ओर मिल जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा चाहिए होता है स्टील की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। 4 रेशियो हमने देखा था, 4:2:1 वाला। ठीक है, तो आयरन ओर मिल जाता है आपको लो कॉस्ट में, हाई ग्रेड रॉ मटेरियल मिल जाता है, आपको चीप लेबर मिल जाती है, आपको हम बात करें तो मार्केट मिल जाती है किसके लिए, स्टील बेचने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इस प्लेट्यू में, हम बात करें तो छोटा नागपुर प्लेट्यू में, जो कि इसलिए वहाँ पे क्या है, ज़्यादातर इसी तरीके की इंडस्ट्री पाई जाती है। So India is an important iron steel producing country in the world, yet we are not able to perform to our full potential largely due to, so हम क्या है, हम एक अच्छी स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं, हमारी जो कंट्री है वो बहुत अच्छा खासा स्टील प्रोड्यूस करती है, लेकिन अभी तक हम अपने फुल पोटेंशियल पे नहीं आए हैं। जैसे मान लो एक बच्चा है, हम सबको पता होता है कि एक बच्चा होता है जो कि अच्छा स्कोर नहीं करता है, लेकिन उसके पास, जैसे देखो आप अपने आप को सोचो कि आप एक बहुत अच्छे ब्राइट स्टूडेंट हो, लेकिन आपका स्कोर कितना आ रहा है, मान लो जो भी आपका नाम है रामू, ठीक है, तो आपका स्कोर आ रहा है मान लो 80, बट आपका जो पोटेंशियल है वो कितने का है, 99 का। ठीक है, तो वही इंडिया का जो हम बात करें स्कोर है वो इतना है, लेकिन हमारा पोटेंशियल कितना है, 99। सो हम क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस तो कर रहे हैं, लेकिन हम अपने फुल पोटेंशियल से प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि लिमिटेड अवेलेबिलिटी है किसकी, कुकिंग कोयल की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लोअर प्रोडक्टिविटी लेबर की जो प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, क्योंकि जो अब लेबर है वो इतनी आसानी से मिलती नहीं है। ठीक है, आपने देखा होगा लेबर यूनियन वगैरह, तो लेबर की ज़्यादा डिमांड होती है आजकल, उतनी लेबर की डिमांड पहले नहीं हुआ करती थी जितनी अब होती है। ठीक है, सेकेंड, इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी क्या है वहाँ पे प्रॉपर नहीं मिलती है। अभी भी हम देखते हैं हमारे गांव में इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती है, गांव की छोड़ो, किसी किसी सिटी में भी ऐसा होता है कि टाइम टू टाइम इलेक्ट्रिसिटी आती है, पूरे दिन नहीं आती है। एंड पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्या है, पुअर है, इसीलिए जो हमारी कंट्री है वो प्रोड्यूस तो करती है बट फुल पोटेंशियल से नहीं करती है। कुछ कारण थे, 4 कारण, जो कि आपको दिख गए होंगे स्क्रीन पर। नेक्स्ट, ये मैप है, मैं ऐप बोल रहा था, ये क्या है, मैप है। ये देखो आपको दिख रहा होगा, भिलाई, राउरकेला, जमशेदपुर, बोकारो, बुरहानपुर, दुर्गापुर, विशाखापट्टनम, विजयनगर, भद्रावती, सलेम। तो आप देख रहे हो ये ह्यूज, ये देखो पूरा कहाँ पे है, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू के आसपास ये जितना भी एरिया है, समझ गए। तो इसी के लिए ये जो इतना एरिया है ये क्या है, छोटा नागपुर प्लेट्यू के अंडर आता है। क्यों आता है, क्योंकि वहाँ पे हमने देखे एडवांटेज की लेबर आसानी से मिल जाता है, चीप रेट पे रॉ मटेरियल मिल जाता है, हाई ग्रेड रॉ मटेरियल मिल जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे मिल जाती हैं चीप रेट पे। ठीक है, सो इसीलिए जो गुच्छा है वो कहाँ बना हुआ है, छोटा नागपुर प्लेट्यू की तरफ। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। ठीक है, सो आयरन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है क्या, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज इन इंडिया। सो सबसे पहली इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री आयरन स्टील इंडस्ट्री, एंड सेकंड नंबर पे आती है हमारी एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। क्यों, क्योंकि ये बहुत लाइट होता है, ये रेजिस्टेंट होता है किसके, कोरोजन के, इसमें जंग नहीं लगता है। आपने देखा होगा आजकल जो साइकिल्स आती हैं, बाईसाइकिल्स, उसमें एल्यूमिनियम की वो लगी होती है नीचे रिम, ताकि उसमें जंग ना लगे। पहले आती थी, हम बात करें मेटल की, जिसमें जंग लग जाती थी आसानी से, लेकिन अब जो आ रही है उसमें क्या रहता है, एल्यूमिनियम का रहता है। एल्यूमिनियम आप लोग की रेलिंग्स पे देख लोगे अब, जो बाहर लगी होती हैं। ठीक है, तो एल्यूमिनियम ज़्यादा यूज़ हो रहा है इंडिया में, पहले नहीं हुआ करता था लेकिन अब हो रहा है। ठीक है, क्योंकि लोगों को पता चल गया इसके फायदे क्या हैं। ठीक है, सो इट इज़ लाइट, रेजिस्टेंट टू कोरोजन, अ कंडक्टर ऑफ हीट, अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मैलिएबल एंड बिकम स्ट्रॉन्ग व्हेन इट इज मिक्स विद अदर मेटल्स। सबको पता होगा मेलिएबल क्या होता है। मेलिएबल वो होता है जिसको मार मार के हम शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं।
और ये क्या होता है और स्ट्रांग हो जाता है जब ये अदर मेटल्स के साथ मिलता है। जैसे एल्यूमिनियम को हमने आयरन के साथ मिला दिया तो और स्ट्रांग बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम बात करें तो एल्यूमिनियम को जिंक के साथ मिला दो, ठीक है, कॉपर के साथ मिला दो तो क्या हो जाएगा, ये स्ट्रांग हो जाएगा। इट इज़ यूज्ड टू मैन्युफैक्चर एयरक्राफ्ट। स्टील जो है वो एयरक्राफ्ट यूज मतलब मैन्युफैक्चर करने का काम आता है। यूटेंसिल्स बर्तन, एंड हम बात करें वायर्स। अगर एल्यूमिनियम से बर्तन नहीं बनेंगे, सोचो मेटल से बर्तन बनेंगे तो जंग नहीं लग जाएगा उसमें, कोई मतलब रखे रखोगे तो उसमें जंग लग जाएगा। एयरक्राफ्ट जब बारिश से झेलनी पड़ेगी एयरक्राफ्ट को, अगर फिर हम उसे मेटल से बनाएंगे तो फिर वही कंडीशन सेम, जंग। कब तक पेंट करोगे जंग से बचने के लिए, ठीक है। सो वो वाली बात है। तो इसलिए अब जो एल्यूमिनियम है वो ज़्यादा यूज हो रहा है। इट हैज़ गेन पॉपुलैरिटी एज अ सब्सटीट्यूट ऑफ स्टील, कॉपर, जिंक एंड लेड इन अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज। तो ये क्या है, इसने बहुत पॉपुलैरिटी गेन की है एज अ सब्सटीट्यूट, मतलब स्टील की जगह हम एल्यूमिनियम यूज़ करते हैं, कॉपर की जगह एल्यूमिनियम यूज़ करते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम क्या है, और जिंक और हम बात करें लेड, ठीक है। तो कॉपर के बहुत सारे काम हैं जो एल्यूमिनियम भी कर सकता है, स्टील के बहुत सारे काम हैं जो एल्यूमिनियम कर देता है। तो इसलिए हमने इसे एज ए सब्सटीट्यूट यूज़ किया है, किसको, एल्यूमिनियम को। बॉक्साइट, द रॉ मटेरियल यूज्ड इन द स्मेल्टर्स इज अ वेरी बल्की डार्क रेडिश कलर्ड रॉक, ठीक है। देर आर 8 स्मेल्टिंग प्लांट इन द कंट्री। तो 8 स्मेल्टिंग प्लांट हैं ओवरऑल कंट्री में। सो नेक्स्ट इज केमिकल इंडस्ट्रीज, ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ लिया, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, हमने पढ़ लिया मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, अब बात है केमिकल इंडस्ट्रीज की। सो द केमिकल इंडस्ट्री इन इंडिया इज फास्ट ग्रोइंग एंड डाइवर्सिफाइंग। सो बेसिकली पहले हम इतने ज़्यादा केमिकल यूज़ नहीं करते थे, पहले इन द सेंस 90s में, बट अब यूज़ हो रहे हैं, है ना। क्यों, हम सबको पता है कि आजकल आप देखोगे तो हर किसी चीज़ के लिए अलग केमिकल है, ठीक है। तो आपने भी देखा होगा आसपास, ठीक है। तो केमिकल इंडस्ट्री क्या है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रही है, फास्ट ग्रोइंग है, और क्या है, डाइवर्सिफाइंग है, अलग अलग फील्ड में ये घुस रहे हैं, मतलब डाइवर्सिफाइंग है, डाइवर्स हो रहे हैं, ठीक है। इट कंप्राइजेज बोथ लार्ज एंड स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। तो ये क्या है, इसमें बहुत मतलब दोनों तरह की क्या है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, लार्ज भी और स्मॉल स्केल भी। रैपिड ग्रोथ हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन बोथ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सेक्टर। तो ग्रोथ किस में, दोनों ही में है, इनऑर्गेनिक केमिकल में भी है और ऑर्गेनिक केमिकल में भी है। तो दोनों तरीके के केमिकल इंडस्ट्री में क्या है, रैपिड ग्रोथ देखी गई है। इनऑर्गेनिक केमिकल्स इंक्लूड सल्फ्यूरिक एसिड used to manufacture fertilizer, synthetic fiber, plastic, adhesives, paints, dyes, stuffs। तो आप समझ गए होगे केमिकल कहाँ कहाँ यूज होता है, ठीक है। पेंट में भी केमिकल यूज होता है, डाइज में भी होता है, ठीक है, फर्टिलाइजर्स में भी होता है। तो ये क्या थे हमारे इनऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक तो सबको पता है कि हाँ अब अच्छी तरीके से ग्रो कर रहे हैं। नाइट्रिक एसिड, अल्काली, सोडा, ऐसी सारे क्या है, बात करें तो इनऑर्गेनिक केमिकल्स, क्या है, इनऑर्गेनिक केमिकल। दीज इंडस्ट्रीज आर वाइडली स्प्रेड ओवर द कंट्री। तो ये क्या है, हर मतलब कंट्री में, हर स्टेट में आप देखोगे तो एक आधी इंडस्ट्री निकल ही जाएगी, किसकी, केमिकल इंडस्ट्री, ठीक है। क्योंकि ये जो डिमांड है, पेंट की डिमांड कहीं कम हो सकती है, हर साल हम अपना घर पेंट कराते हैं। डाई सबको पता है, आजकल जो हम बात करें जो ट्रेंड है एक तरफ से, तो हर कोई अपने बालों में डाई कराता है, तो केमिकल यूज़ ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर हर कोई यूज़ कर रहा है, फर्टिलाइज़र ज़्यादातर फार्मर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यही चीज़ है, ग्लास, साबुन, डिटर्जेंट, ये सब तो हर कोई यूज़ करता है। इसलिए जो केमिकल इंडस्ट्रीज है वो एक अच्छे रेट से ग्रो कर रहे हैं एंड डाइवर्सिफाई हो रहे हैं, ठीक है, मतलब फैल रहे हैं अलग अलग फील्ड में। Organic chemical include petrochemicals which are used for manufacturing of synthetic fiber, synthetic rubber, plastic, dye stuff, drug, pharmaceuticals। So organic chemicals का अगर मैं बोलूँ मेन मेजर पार्ट तो वो है फार्मास्यूटिकल्स। ये किसमें यूज होता है, फार्मास्यूटिकल्स, दवाइज में, ठीक है, ड्रग्स में बेसिकली मतलब मेडिसिन में यूज होते हैं क्या, ऑर्गेनिक केमिकल्स। मेरे को पता नहीं, मेरे को एक्यूरेट डाटा नहीं पता, लेकिन ऑर्गेनिक केमिकल्स का सबसे बड़ा यूज है हमारा फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिकल प्लांट आर लोकेटेड नियर ऑयल रिफाइनरीज और पेट्रोकेमिकल प्लांट्स। तो जो ऑर्गेनिक केमिकल के प्लांट होते हैं वो कहाँ पे लोकेट होते हैं, ऑयल रिफाइनरीज या फिर पेट्रोकेमिकल प्लांट्स के पास, क्योंकि रॉ मटेरियल ही यही है, रॉ मटेरियल के पास ही तो इंडस्ट्री लोकेट करते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि जो ऑर्गेनिक केमिकल की इंडस्ट्री है या प्लांट है वो कहाँ पे लोकेट हो, ऑयल रिफाइनरी या पेट्रोकेमिकल प्लांट के पास, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट इज फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। ये किसका पार्ट है, केमिकल इंडस्ट्री का ही पार्ट है। सो द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इज centered around the production of nitrogenous fertilizers, mainly urea,
phosphatic fertilizers and ammonium phosphate DAP and complex fertilizer which have a combination of nitrogen phosphate and potash। तो जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है वो क्या है, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स के आसपास ही घूम रही है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो क्या है, मेन चीज़ है जो यूज़ होती है किसमें, फर्टिलाइजर में। और हम बात करें तो मेनली यूरिया प्रोड्यूस करते हैं। फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स एंड अमोनिया फॉस्फेट DAP बोलते हैं जिसे हम, ठीक है। इसमें कॉम्बिनेशन होता है किसका, नाइट्रोजन का, फॉस्फेट का एंड पोटैश का। अब थर्ड हम बात करें क्या, पोटैश इज एंटायरली इम्पोर्टेड एज द कंट्री डज नॉट हैव एनी रिजर्व ऑफ कमर्शियल यूजेबल पोटैश और पोटेशियम कंपाउंड इन एनी फॉर्म। तो जो पोटैश है जो यूज होता है किसमें, हम बात करें DAP में, मतलब किसमें, एल्यूमिनियम फॉस्फेट, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स में, ठीक है। जो यूज होता है फॉस्फेट वो हम क्या करते हैं, पूरा इंपोर्ट करते हैं बाहर से। इंडिया में है ही नहीं, कोई भी रिजर्व नहीं है किसका, पोटैश का, यूजेबल पोटैश का, ठीक है। तो एक भी कंपाउंड नहीं है, एक भी हम बात करें यूजेबल पोटैश हमारे कंट्री में ऐसा कोई रिजर्व नहीं है जो यूजेबल पोटैश प्रोड्यूस करता हो। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, बाहर से इंपोर्ट कराना पड़ता है पोटैश, ठीक है। आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन द इंडस्ट्री एक्सपेंडेड टू सेवरल अदर पार्ट ऑफ द कंट्री। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद जो हम बात करें ये इंडस्ट्री है, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री, ये और भी ज़्यादा फैल गई कंट्रीज़ में, क्योंकि उन्हें लगा कि फर्टिलाइजर्स ही एक ऐसा सोर्स है जिससे कि हम अपनी फार्म प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। सो गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड केरला कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स हाफ ऑफ द फर्टिलाइजर प्रोडक्शन। तो हम समझ सकते हैं कि गुजरात में क्यों है, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, तो क्योंकि यहाँ तो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था सबसे ज़्यादा, तो यहाँ पे फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज़ का होना क्या है, लाजमी है। और तमिलनाडु और केरला दो ऐसी कंट्री हैं जो कि साउथ में ग्रीन, एक तरह से हम बात करें, रेवोल्यूशन लाए थे इन द फार्म प्रोडक्शन। सो इसलिए जो 50% हम बात करेंगे फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में वो सिर्फ इन्हीं 5 स्टेट्स में है। नेक्स्ट, सीमेंट इंडस्ट्री। सो सीमेंट इंडस्ट्री सबसे इम्पॉर्टेंट अब फिर से आ गई है, ठीक है। ये हम बात करें आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से थोड़ा कम इंपॉर्टेंस रखती है ना। क्यों? क्योंकि मेन क्या है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री को भी मतलब अगर अच्छा होना है तो उन्हें डिपेंड होना पड़ेगा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पे। बट ये सीमेंट इंडस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है, इतनी नहीं है लेकिन है। तो सीमेंट इज एसेंशियल फॉर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। सीमेंट क्या है, एसेंशियल है किसके लिए, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के लिए। हमें सबको पता है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के लिए सीमेंट बहुत ज़रूरी है। हमें हाउस बनाना है, फैक्ट्रीज बनानी है, ब्रिजेस बनाने हैं, रोड्स बनाने हैं, एयरपोर्ट्स, डैम्स, किसी भी कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट के लिए, तो किसी नालियों के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, सीमेंट चाहिए ना। तो सीमेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है। दिस इंडस्ट्री रिक्वायर बल्की एंड हैवी रॉ मटेरियल लाइक लाइमस्टोन, सिलिका, जिप्सम, ठीक है। तो इस जो इंडस्ट्री है, ये सीमेंट इंडस्ट्री है, इसको हैवी रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं। फॉर एग्जांपल लाइमस्टोन, सिलिका, जिप्सम एंड मैनी अदर्स। कोल एंड इलेक्ट्रिक पावर आर नीडेड अपार्ट फ्रॉम रेल ट्रांसपोर्टेशन। तो कोल और इलेक्ट्रिक पावर क्या है, ऐसी चीज़ें हैं जो कि रेल ट्रांसपोर्टेशन से हमें मिलती हैं, ठीक है। तो इतना कुछ हमें चाहिए होता है सीमेंट इंडस्ट्री के लिए। द फर्स्ट सीमेंट प्लांट वॉज सेटअप इन चेन्नई इन 1904। आफ्टर इंडिपेंडेंस द इंडस्ट्रीज एक्सपेंडेड। तो फर्स्ट सीमेंट प्लांट को सेटअप किया गया था चेन्नई में इन 1904। आफ्टर इंडिपेंडेंस द इंडस्ट्री एक्सपेंडेड। तो इंडिपेंडेंस के बाद जो इंडस्ट्री है वो एक्सपेंड करी। तो कोल और इलेक्ट्रिक पावर ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें चाहिए होती हैं रेल ट्रांसपोर्टेशन को हटा के। रेल ट्रांसपोर्टेशन तो हमें चाहिए ही चाहिए, ये लाइन शायद आपने गलत समझ ली होगी। तो रेल ट्रांसपोर्टेशन तो हमें चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसके साथ ही क्या चाहिए हमें, कोल और इलेक्ट्रिक पावर भी चाहिए टू जनरेट सीमेंट, टू प्रोड्यूस सीमेंट, ठीक है। सो सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में ये था। नेक्स्ट, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री ऑल्सो। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इसलिए इंपॉर्टेंट है, देखो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री मतलब पता है ना, क्विक ट्रांसपोर्ट। आपको एक घर से, मतलब आपको दिल्ली से हम बात करें गाजियाबाद जाना है, तो आप खुद, मतलब हम बात करें तो खुद की बाइक या कार वगैरह से जाना पसंद करोगे। ट्रक्स वगैरह सब कुछ किस में आता है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री क्या है, ज़रूरी है। मूवमेंट के लिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री क्या है, ज़रूरी है। सो ऑटोमोबाइल्स प्रोवाइड व्हीकल्स फॉर क्विक ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड सर्विसेज एंड पैसेंजर्स, ठीक है। सो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री क्या करती है, प्रोवाइड करती है क्विक ट्रांसपोर्ट, किसका, गुड सर्विसेज का एंड पैसेंजर्स का। रेल क्या करेगी, स्टेट टू स्टेट आपका गुड ट्रांसफर कर सकती है, बट मार्केट में लाने के लिए आपको क्या चाहिए, क्विक ट्रांसपोर्ट चाहिए ऑटोमोबाइल से। सो ट्रक, बसेस, कार्स, मोटरसाइकिल, स्कूटर्स, 3 व्हीलर्स एंड मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया एट वेरियस सेंटर्स,
सो ये क्या है, जो ये जितने भी नाम लिए मैंने, जैसे ट्रक्स हो गया आपका, मल्टी यूटिलिटी व्हीकल, बसेस, कार्स, मोटरसाइकिल, ये क्या है, मैन्युफैक्चर होते हैं इंडिया में एट वेरियस सेंटर्स। तो बहुत सारे सेंटर्स हम बात करें छोटे छोटे, जहाँ पे ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हैं। ठीक है, क्यों ज़रूरी है? क्विक ट्रांसपोर्ट के लिए। After the liberalization, the coming in of new and contemporary models stimulated the demand for vehicles in the market, which led to the healthy growth of the industry, including passenger cars, 2 and 3 wheelers. So liberalization के बाद जो न्यू मॉडल्स आए, आप देखते हो पहले की कार्स में आपकी कार्स में बहुत फर्क है, डिफरेंस है दोनों की कार में। ठीक है, हम बात करें तो 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स की जो डिमांड्स है वो बढ़ गई हैं। ठीक है, अब देखते हो आप हर घर में एक 2 व्हीलर आपको मिल जाएगा। ठीक है, कोई किराए पे भी रहता है तो उसे 2 व्हीलर की जरूरत पड़ती है। तो यही एक कारण है जिसकी वजह से जो ग्रोथ है देखी गई है किसमें, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। ठीक है, द इंडस्ट्री इज लोकेटेड अराउंड दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर एंड बेंगलोर। ठीक है, सो ये इंडस्ट्री यहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, सो आप सब समझिए होंगे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के बारे में। नेक्स्ट इज आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। आईटी मींस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज। ठीक है, सो द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री कवर अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट from transistor set to television, telephones, cellular telecom, telephone exchange, radars, computers and many other equipments required by the telecommunication industry. So IT industry is important. मैं आपके थ्रू कैसे कनेक्ट कर रहा हूँ? थ्रू दिस इंडस्ट्री। अगर ये इंडस्ट्री नहीं होती तो शायद मैं आपके थ्रू कॉन्टेक्ट नहीं कर पाता। ठीक है, अगर एक पर्सन, कम से कम हम बात करें आज की डेट में, कम से कम 1 लाख लोगों तक पहुंच सकता है थ्रू दिस इंडस्ट्री, ओनली फ्रॉम वन प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो ये इसी प्लेटफॉर्म की वजह से, हम बात करें आईटी की वजह से ही पॉसिबल हुआ है कि एक इंसान यहाँ पे बैठ के हजारों करोड़ों लोगों से कांटेक्ट कर पा रहा है। ठीक है, सो ये आईटी इंडस्ट्री समझ गया कितना इंपॉर्टेंट हो गया। कोरोना वायरस में सारी मीटिंग्स जो हुई हैं वो क्या हुई हैं, वर्चुअली हुई हैं, और पॉसिबल कराया किसने, इस इंडस्ट्री ने। ठीक है, सो जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है वो क्या है, बहुत तरीके की प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है। फॉर एग्जांपल टेलीविजन, टेलीफोन, सेलुलर टेलीकॉम, जो सैटेलाइट भी इसी के अंदर आती है। सैटेलाइट क्या, एक तरह से कम्युनिकेशन है। ठीक है, अर्थ का, स्पेस का, इस तरीके से कंप्यूटर्स और भी बहुत सारे इक्विपमेंट हैं। ये पेन भी है जो ये आईटी के अंडर ही आता होगा मे बी। ठीक है, सो बेंगलुरु हैज एमर्ज एज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। सो बेंगलुरु क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल है किसकी, इंडिया की। ठीक है, एंड अदर इंपॉर्टेंट सेंटर्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आर मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ एंड कोयम्बतौर। तो आपको ये नाम सोच के मत डरो कि भाई सारे नाम याद करने पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, भूल जाओगे आप एक टाइम के बाद, मैं भी भूल जाऊंगा पढ़ाने के बाद। ठीक है, तो ऐसा इतना नहीं है, बस ये याद रखो कि बेंगलुरु इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो क्या है, आईटी हब है, वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल है किसकी, इंडिया की। ठीक है, तो वो याद रखो, काफी है। A major impact of this industry has been on employment generation. तो major impact है वो किस पे है, employment generation पे। So employment generation बड़ा है। The continuing growth in the hardware and software is the key to the success of IT industry in India. So जो हम बात करें हार्डवेयर, अलग अलग आप देखते हो ऐप आ रहे हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, तो ये क्या है, IT इंडस्ट्री की ग्रोथ का कारण है। ये रीजन है कि IT इंडस्ट्री इतने अच्छे से ग्रो कर रही है इंडिया में। आप देखते हो हर किसी चीज के लिए आपको ऐप मिल जाएगा। ठीक है, तो ये किसकी वजह से पॉसिबल है, आईटी सेक्टर की वजह से। नेक्स्ट, सो इंडस्ट्री के आपने बहुत सारे फायदे देख लिए। हमने देख लिया कि जो इंडस्ट्री है वो 27 ओवरऑल, मतलब 27% कंट्रीब्यूट करती है नेशनल इनकम में। बट इसके बहुत सारे, हम बात करें डीमेरिट्स हैं, हम बात करें डिसएडवांटेज है। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज पॉल्यूशन। ठीक है, तो पॉल्यूशन थोड़ा अजीब सा लगता है साथ में पढ़ने में, तो इसलिए कंफ्यूज हो गया मैं। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। सो सबसे खतरनाक डिमेरिट है, डिसएडवांटेज यही है। सो इंडिया कंट्रीब्यूट करती है इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूट करती हैं किसके लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। हम सबको पता चल गया इस पूरे चैप्टर से। लेकिन इसने क्या किया, पॉल्यूशन बढ़ा दिया, लैंड पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन एंड रिजल्टिंग डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंट दैट दे हैव कॉज्ड कैन नॉट बी ओवरलुक्ड। तो हम इसको नहीं भूल सकते कि इसकी वजह से कितना पॉल्यूशन होता है। ठीक है, लैंड पॉल्यूशन होता है, फर्टिलाइजर्स यूज करते हो, पेस्टिसाइड्स यूज करते हो फॉर द फार्म प्रोडक्ट,
फॉर द इंक्रीमेंट ऑफ फार्म प्रोडक्शन, लेकिन उसकी वजह से क्या हो रहा है, लैंड पॉल्यूशन हो रहा है, लैंड क्या है, डिग्रेड हो रहा है बहुत ज़्यादा। वाटर पॉल्यूशन, क्यों, क्योंकि हम जितना भी डंप है वो सारा वाटर में जाके वो मतलब डिग्रेड कर देते हैं। जो बारिश होती है वो सारा सॉइल के ऊपर से फर्टिलाइजर लेके जाती है, वाटर में चली, ओशियंस में चली जाती है, तो उसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन सबको पता है, सबसे बड़ा कारण है, हम बात करें किसी भी एनवायरमेंटल कॉज का, एयर पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन, फैक्ट्रीज में मशीनरी जब चलती है तो नॉइज पॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो ये जितने भी तरह के पॉल्यूशन है बहुत ही, हम बात करें तो गलत वे में इफेक्ट कर रहे हैं किसको, नेचर को। ठीक है, अब ग्लोबल वार्मिंग की बात करोगे तो ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और हो सकता है आगे आने वाले समय में जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा पार हो जाए। ठीक है, सो वेरी, हम बात करें, डिसएग्री विद दिस फैक्ट। ठीक है, सो पॉल्यूशन, ठीक है, क्लियर। एयर pollution is caused by the presence of high proportion of undesirable gases such as sulfur dioxide and carbon monoxide। तो सबको पता है कि एयर pollution किस वजह से होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या और डस्ट पार्टिकल, स्मोक, मिस्ट वगैरह वगैरह। ठीक है, सो इतना तो सबको पता है, 10th में आ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, टॉक्सिक गैस लीक्स कैन बी वेरी हैजार्डस विद लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स। ठीक है, जो हम बात करें, हम जो क्लोरीन, एक फैक्ट बताता हूँ मैं, क्लोरीन जो हम रिलीज करते हैं ना, ये कम से कम हम बात करें 100 साल तक हमें परेशान करेगी। ठीक है, तो ये सिर्फ एक फैक्ट है। जो आप हम बात करें डीओ लगाते हो, सेंट लगाते हो हम बोले तो, वो 100 साल बाद हमें इफेक्ट करेगा बहुत बुरी तरीके से। ठीक है, तो मत लगाओ, छोड़ दो, कोई बात नहीं। ठीक है, एसी वगैरह जो चलते हैं, एसी लिमिटेड चलाओ, हमें पता है कि है तो फिर यूज़ करना चाहिए, लेकिन इतना नहीं कि हार्मफुल होता है हमारे लिए। ठीक है, सो नेक्स्ट, वाटर पॉल्यूशन सबको पता है कैसे होता है। ठीक है, तो बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे, एक बार पढ़ लेना खुद से। थर्मल पॉल्यूशन, thermal pollution of water occurs when hot water from factories and thermal plants is then into rivers and ponds before cooling। थर्मल पॉल्यूशन मतलब, थर्मल मतलब होता है बेसिकली हीटिंग। तो जब हम हीटेड वाटर को रिवर्स में छोड़ देते हैं बाय बिफोर कूलिंग, मतलब बिफोर कूलिंग, ठंडा होने से पहले ही, तो वो हार्म करता है एक्वाटिक लाइफ को। ठीक है, सो ये था। नेक्स्ट इज नॉइज पॉल्यूशन, सबको पता है क्या होता है, अनबियरेबल नॉइज के लिए। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो वही, और हम जो साउंड लेवल है, मैं जो जो इम्पोर्टेंट है वही बता रहा हूँ। अब जो साउंड लेवल है उसको हम डेसिबल्स में काउंट करते हैं, डीबी, डेसिबल्स। ठीक है, ये साउंड की यूनिट होती है, जैसे लेंथ की यूनिट होती है मीटर, टाइम की सेकंड, तो इस तरीके से साउंड की होती है डेसिबल्स। सो इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, किसको, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को। सो गाइस, अगर आपको पता ना हो नॉइज पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन वगैरह के बारे में, सो आई एम सॉरी, क्योंकि मुझे लगता है कि ये आप क्यों आए हो यूट्यूब पे, बेसिकली आपका मेन रीज़न क्या था, समझना, समझ चुके हो आप। इतनी चीज़ ये समझाने वाली चीज़ नहीं है, बेसिकली आप सबको अंडरस्टूड होती है पहले से। आपको भी मैं पढ़ाऊँगा तो बोर हो जाओगे कि भाई पॉल्यूशन कब से पढ़ते हुए आ रहे हैं, 6th से, क्यों, 4 साल पढ़ तो लिया और कितना पॉल्यूशन के बारे में जानना है। ठीक है, सो इसलिए मैंने नहीं बताया, सिंपल। ठीक है, सॉरी फॉर दिस, अगर बुरा लग रहा हो तो सॉरी, सिंपल। ठीक है, सो कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, मिनिमाइजिंग यूज वाटर फॉर प्रोसेसिंग बाय रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग इट इन 2 और मोर सक्सेसिव स्टेजेस। तो हमें क्या करना है, यूज करना है वाटर, कितना, मिनिमम, ऑप्टिमम यूज करना है, ना ज्यादा करना है ना कम करना है, अपनी जरूरत के हिसाब से करना है। ठीक है, और उसे रीयूज करना है, रिसाइकिल करना है। जैसे हमने जिस पानी से सब्जी धोई उसी से हम पानी, मतलब उसको पॉज में डाल दो। सब बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, वही सेम पॉइंट यहाँ पे भी है। नेक्स्ट सेकंड, हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर टू मीट वाटर रिक्वायरमेंट्स। हमें रेन वाटर को हार्वेस्ट करना है, वी हैव टू हार्वेस्ट रेन वाटर। रेन वाटर को हम कलेक्ट करेंगे, उसको, उससे अपनी वाटर रिक्वायरमेंट्स पूरी करेंगे। जैसे कि हम देखते हैं राजस्थान में होता है, जैसे कि हम देखते हैं हिमालयन रीजन में होता है, जैसे कि हम देखते हैं तमिलनाडु में होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हार्वेस्ट करना है रेन वाटर को। आपने कभी दिल्ली में किसी को देखा नहीं होगा कि छत पे खड़े हैं बाल्टी वाल्टी लेके कि भाई रेन वाटर हार्वेस्टेड है, उस तरीके से कर भी नहीं सकते रेन वाटर को हार्वेस्ट। हम सिस्टम होता है पूरा पर्टिकुलर, पूरे हाउस को उस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि रेन वाटर की हार्वेस्टिंग हो सके, सिंपल। ठीक है, so treating hot water and effluent before releasing them in rivers and pond, treatment of industrial effluent can be done in 3 phases। so हमें hot water को डायरेक्टली रिलीज नहीं करना है, हमें हॉट वाटर को डायरेक्टली रिलीज नहीं करना है, किसमें, रिवर्स एंड पॉन्ड्स में। उसको ट्रीट करना है। ट्रीट कैसे करना है, 3 स्टेजेस से। पहली प्राइमरी स्टेज, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट एंड टर्सरी ट्रीटमेंट। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट बाय मैकेनिकल मीन्स दिस इन्वॉल्व स्क्रीनिंग, ग्राइंडिंग एंड
फ्लोक्यूलेशन एंड सेडिमेंटेशन। मीन्स होता क्या है इसमें, पहले स्टेज में मैं आपको इतने भारी वर्ड से डरने नहीं दूंगा। सबसे पहले होता क्या है कि हम देखते हैं कि क्या इसमें कोई मोटा कचरा जिसे हम हाथ से हटा सकें मैकेनिकल वे से, ठीक है, तो हम कर देते हैं। और सेडिमेंटेशन सबको पता है ना क्या होता है, कि जो हम बात करें जो मोटा चीज़ होती है वो या तो नीचे बैठ जाएगी या तो ऊपर बैठ जाएगी, ठीक है, तो उसको पहले ही साइड करते हैं। सेकेंडरी बाय बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, तो बायोलॉजिकल प्रोसेस में क्या आ जाता है, हम उसमें कुछ हम बात करें तो कुछ केमिकल वगैरह डाल दें, ठीक है, तो उस तरीके से हम कर सकते हैं। टर्सरी ट्रीटमेंट होता है केमिकली, बायोलॉजिकली एंड फिजिकली प्रोसेसेस, तो इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है, फिजिकली भी कर सकते हैं, बायोलॉजिकली और केमिकली भी, ठीक है। जो पीने वाला पानी आता है ना, वो जो बोतलों में आपको पता है ना, वो 15 रुपए की बोतल आती है जो एक, तो उसमें क्या होता है क्लोरीन डाल देते हैं थोड़ा सा, ताकि जो वाटर है वो थोड़ा सा और अच्छा हो जाए। सो इस तरीके से हम बात करें तो उसको ट्रीट किया जाता है बाय बिफोर डिस्चार्जिंग इनटू रिवर एंड लेक्स, ठीक है। सो ये था कि हम तीन तरीके से कर सकते हैं, प्राइमरी मीन्स मैकेनिकल मीन्स, सेकेंडरी हम बात करें बायोलॉजिकल प्रोसेस से, थर्ड हम बात करें तीनों बायोलॉजिकली, केमिकली एंड फिजिकली प्रोसेस। तो इसमें इन्वॉल्व है कि रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट वाटर। क्लियर? सो दिस इज फ्रॉम माई साइड टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस होल चैप्टर। मैं नहीं कह रहा कि थर्ड पार्ट देखो, सिर्फ सारे पार्ट देखो, सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। सो सॉरी अगेन फॉर नॉट टीचिंग यू अबाउट द पॉल्यूशन वाला सेक्शन, तो पॉल्यूशन वाला सेक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए मैंने छोड़ दिया, ठीक है। सो थैंक यू एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स ही देखेंगे आपके चैप्टर रिलेटेड जो है उन्हीं से है, ठीक है। सो थैंक यू अगेन, 3 बार बोल चुका हूँ मैं, सो बाय।